इस वीडियो सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो सेशन में हम लोग इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में पूछे हुए गणित के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड, तो सभी में सिलेबस के बारे में बताया गया है, लेकिन इस वीडियो में भी सिलेबस के बारे में बता देते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 100 होने वाली है और समय जो है 120 मिनट मिलते हैं। परीक्षा पुस्तिका जो है दो भागों में विभक्त होती है, भाग अ और भाग ब, यानी पार्ट ए एंड पार्ट बी। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होता है। भाग अ यानी पार्ट ए में जो है 4 खंड देखने को मिलते हैं। खंड 1 में सामान्य हिंदी बोध के 10 प्रश्न होते हैं जो 10 अंक के होते हैं। खंड 2 में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन यानी रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या 20 और कुल जो है 20 अंक का होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। खंड 3 में जो है शैक्षिक एवं समान चेतना से रिलेटेड 25 प्रश्न होते हैं जो 25 अंक के होते हैं। खंड 4 में शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से संबंधित 25 प्रश्न होते हैं जो 25 अंक के होते हैं। भाग ब यानी पार्ट बी में खंड 5 होते हैं, जिसमें विषयगत सक्षमता से संबंधित 5 प्रश्न होते हैं। यानी कोई एक ही विषय को चूज कर और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। विषयगत सक्षमता यानी इसमें 5 विषय रहेंगे: विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी। भाग ब में से नोट में देख लेते हैं कि भाग ब में से कोई एक विषय को ही चयन कर उसके प्रश्नों को बनाना है। एक से अधिक विषय को हल करने पर भाग ब में अयोग्य माना जाएगा, यानी फेल कर दिया जाएगा। तो पार्ट बी में कोई एक ही विषय को चूज करके उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम लोग इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में गणित से संबंधित पूछे हुए प्रश्नों को देखेंगे। यदि इस चैनल पर आप पहली बार होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन का फिगर होगा, उस पर प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि इस चैनल से जो भी वीडियो अपलोड हो तो वह वीडियो आपको तक सबसे पहले पहुंच सके, यानी उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 है, 8 के प्रथम 15 गुणांकों का योग होगा। यदि आप इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ही जरूरी है। इससे आपके पता चल जाएगा कि इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 8 के प्रथम 15 गुणांकों का योग होगा। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। यदि आंसर की बात किया जाए तो आंसर जो है चौथा विकल्प हो जाएगा, यानी 960। इसके सोल्व को भी देख लेते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणांकों का योग। तो सबसे पहले हम लोग 8 के प्रथम 15 गुणांक लिख लेंगे, यानी 8 का टेबल लिख लेंगे। 15, 8, 16, 24, इसी तरह से 15 बार लिखेंगे, यानी 120 तक लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है जोड़ का एस एन इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने लिख दिया है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए जो है जो प्रथम संख्या होता है, यानी 8 जो है प्रथम संख्या है, 8 हो गया। एन जो है नंबर ऑफ संख्या हो गया, यानी 15 गुणांक लिखना है तो 15 ठो संख्या हो गया। और डी जो है कॉमन डिफरेंस होता है, यानी 8। जैसे 8 का गुणांक लिखना है और सभी के बीच डिफरेंस भी देखेंगे, 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, तो सभी के बीच डिफरेंस जो है 8 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो ये तीन चीज दिया हुआ है, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तीनों संख्याओं को तो आपको 960 जो है आंसर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 है, नीचे कुल 12 संख्याएं दी गई है, इनका बहुलक होगा। जैसा कि आपको संख्या दिया हुआ है नीचे,
इन सभी संख्याओं का बहुलक निकालना है। तो आप जानते हैं कि बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हुई है वही संख्या जो है इस संख्या युग्म का जो है आंसर हो जाएगा, यानी बहुलक हो जाएगा। तो इन नंबर्स में हम लोग देख रहे हैं कि 14 संख्या जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है। तो इन सभी 12 संख्याओं में का जो बहुलक होगा वो 14 होगा, यानी पहला विकल्प जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 103 25वां प्रतिशतांक वही है जो है। 25वां प्रतिशतांक निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 25वां प्रतिशतांक यानी प्रतिशत, तो 25 बटा हम लोग 100 कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो 1/4। तो 1/4 को हम लोग क्या करते कहते हैं, प्रथम चतुर्थांक कहते हैं, यानी फर्स्ट विकल्प जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जब माध्य ग्रेटर हो यानी बड़ा हो माध्यिका से तो वक्र कैसा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सकारात्मक झुकाव वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसके फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से जो हम लोग 9 को कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्मूला पर आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 9 होगा। नेक्स्ट 106। एक टावर जमीन पर लंबवत खड़ा है। जमीन पर एक बिंदु से जो टावर के आधार से 15 मीटर दूर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई है। जैसा कि हम फिगर बना चुके हैं, ये जो है ए बी एक टावर है। इसके बाद कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु से जो टावर के आधार से 15 मीटर दूर, टावर के आधार से 15 मीटर दूर एक बिंदु सी ले लिए हैं। इसके बाद कह रहा है कि टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण टावर के शीर्ष से, टावर का शीर्ष हो गया, ये टावर का शीर्ष हो गया, यहाँ से उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री हो जा रहा है। इसके बाद टावर की ऊंचाई निकालना है, यानी ए बी का ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आधार दिया हुआ है और इसको निकालना है। तो एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, इसमें आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो आधार और लंब में जो रिलेशन बनता है वो tan से बनता है, और एंगल जो है यहाँ 60 डिग्री बन रहा है, तो tan 60 डिग्री का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर लंब यानी परपेंडिकुलर आपको 15√3 मीटर आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा विकल्प हो जाएगा, 15√3। इस वीडियो को पॉज कर यानी वीडियो को रोककर इसके सॉल्यूशन को आप आराम से देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो जैसा कि मैंने फिगर भी बना दिया है, एबीसी और बीडीई, बीडीई दो समबाहु त्रिभुज है। इसके बाद कह रहा है कि डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी है, बीसी का मध्य बिंदु डी है। इसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज एबीसी और बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात। समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। √3/4 कट जाएगा। इसके बाद बचेगा सिर्फ भुजा स्क्वायर बटा भुजा स्क्वायर। तो जो एबीसी है, एबीसी त्रिभुज यानी जो बड़ा त्रिभुज है उसका बीसी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जो बीडी त्रिभुज है उसका भुजा स्क्वायर बीडी स्क्वायर हो जाएगा। बीसी स्क्वायर जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बीसी बराबर 2BD, क्योंकि बीसी का मध्य बिंदु डी है तो बीसी के जगह पर 2BD को बैठाएंगे तो इस प्रकार से हमको 4BD स्क्वायर बाई BD स्क्वायर आ जाएगा।
बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी 4:1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे होंगे तो वीडियो को रोककर आप इसके सॉल्यूशन को आराम से देख लें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 16 पुरुष या 20 महिलाएं किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं, तो 28 पुरुष और 15 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से बता दिए हैं। 16 पुरुष या 20 महिलाएं, 16 पुरुष यानी इसको A1 मान लिए हैं, और 20 महिलाएं इसको B1 मान लिए हैं, और ये जो है 25 दिन में पूरा कर रहे हैं, इसको D25 मान लिए हैं, यानी इस तीनों को एक लाइन में लिख दिए हैं। इसके बाद नीचे कह रहा है 28 पुरुष और 15 महिलाएं उसी कार्य को कितनों दिनों में करेंगे। इसको A2 B2 मान लेंगे और इसके दिनों को निकालना है, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब हम लोग को निकालना है कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हम लोग करते हैं। ये तीनों आप जो देख रहे हैं ऊपर में, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें डिवाइड कर देंगे नीचे ए दोनों को, यानी A2 इंटू B2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका 10 दिन आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है पहला विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। एक नारियल विक्रेता पाता है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ या हानि प्रतिशत होगा। देखिए ऐसे इस क्वेश्चन को तो मैंने सोल्व कर दिया है, लेकिन सबसे इजी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य कह रहा है, तो इसको विक्रय मूल्य मान लीजिए, और 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य कह रहा है, तो इसको क्रय मूल्य मान लीजिए, इसको क्रय मूल्य यानी सीपी मान लीजिए। और इसका क्रय मूल्य कह रहा था 2750 नारियलों का क्रय मूल्य, तो इसको विक्रय मूल्य यानी एसपी मान लीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम हो जा रहा है, तो लाभ होगा। तो आप लाभ के फॉर्मूला से लाभ निकाल लेंगे, इसके बाद प्रतिशत लाभ निकालेंगे, तो आपको 10% आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा विकल्प हो जाएगा। वीडियो को आप रोककर अच्छी तरह से इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पहिया 1750 चक्रों में 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए की परिधि क्या होनी चाहिए या त्रिज्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1750 चक्कर है और 5.5 किलोमीटर है, और ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि सभी मीटर में है। तो सबसे पहले 5.5 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5500 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ चक्रों की संख्या जो है 1750 है, यानी 1750 चक्कर में 5500 मीटर की दूरी तय करती है, तो एक चक्कर में 22/7 मीटर आ जाएगा। अब एक चक्कर का मतलब जो होता है वो पहिया की परिधि होता है, यानी एक बार घूमेगा वही उस पहिया का जो होगा परिधि होगा, यानी 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू 22/7 आ चुका है। एक चक्कर में 22/7 मीटर, यानी एक चक्कर का मतलब कि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22/7। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो रेडियस जो है 0.5 मीटर आएगा। यानी अगर इस क्वेश्चन में त्रिज्या निकालना होगा तो 0.5 मीटर आएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सोल्व करना है। 3√5 माइनस 4√3 प्लस 2√80 प्लस 2√12 का लगभग मान है। तो 3√5 और 4√3, इसको तो न्यूनतम कर नहीं सकते हैं, 10 के 10 लिखेंगे। 2√80 है, 80 को गुणनखंड के रूप में करके हम लोग लिख देंगे, और यहाँ भी 12 को हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है 4 बार आ रहा है, तो दोनों 2 में से एक 2 निकालेंगे, और यहाँ दोनों 2 में से एक निकालेंगे, यानी 4 निकल जाएगा, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा बाहर। यहाँ भी 2 बार 2 आ रहा है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 दूना 4 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि +4√3 और -4√3 कट जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 11√5 आ रहा है, और यहाँ √5 का मान बैठा देंगे 2.23, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.53।
यानी इस क्वेश्चन का जो लगभग मान होगा दूसरा विकल्प होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 है, एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। यदि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए, यहाँ जो चाल दिया हुआ है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो ऑप्शन दिया हुआ है मीटर में है। ऑप्शन, चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम लोग 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में निकाल लेंगे, क्योंकि समय हमको यहाँ मिनट में दिया हुआ है। तो 90 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि 1 घंटा, 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करना होगा। यानी यहाँ पे 1500 प्रति मिनट हो जाएगा। 1500 प्रति मिनट हो जाएगा। इसको क्लियर कर देते हैं, नजर नहीं आ रहा है। 1500 प्रति मिनट हो जाएगा। इसके बाद समय दिया हुआ है 1 मिनट। समय जो है दिया हुआ है 1 मिनट। अब हम लोग ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई को 100 मीटर मान लेंगे, क्योंकि दिया हुआ नहीं है। और दोनों समान लंबाई का है, यानी जितना लंबाई प्लेटफॉर्म का है उतना ही लंबाई ट्रेन की है, तो दोनों को एक से मान लेंगे। अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। चाल 1500 प्रति मिनट है, 1500 दे देंगे। दूरी, दूरी एक्स ट्रेन की लंबाई और एक्स प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को ऐड करेंगे तो कुल दूरी आ जाएगा, यानी x+1 बटा समय। समय 1 दिया हुआ है, 1 लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 750 मीटर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो दूसरा विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, एक छात्र 201 अंक प्राप्त करके भी 30 अंक से फेल हो गया। यदि इस परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है तो परीक्षा का कुल अंक कितनी है? देखिए, एक छात्र 201 अंक लाया और 30 अंक से फेल हो गया, यानी 30 अंक और आ जाता तो ये छात्र जो है पास हो जाता है। यानी ये दोनों को ऐड करेंगे तो 231 नंबर जो है उत्तीर्णांक है। और प्रतिशत में जो है उत्तीर्णांक जो है 231 है, और प्रश्न में दिया हुआ है कि उत्तीर्णांक जो है 33% है, तो ये अंक में 231 है और परसेंटेज में 33% है। अब कुल अंक को जो है हम लोग एक्स मान लेंगे कि परीक्षा का कुल अंक जो है x% है। इस प्रकार से x का 33% जो है 231 के बराबर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा 700, और x जो हम लोग कुल अंक माने थे, यानी ये जो परीक्षा का कुल अंक जो है 700 होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर दूसरा विकल्प हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक धनराशि 2 वर्ष में 1008 तथा 3 वर्ष में 1112 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1008 तथा 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, यानी जो बाद में होती है वो मिश्रधन होता है, यानी अमाउंट होता है। तो ऊपर में जो दिया हुआ है 2 वर्ष और 1008, यानी अमाउंट वन को A1 मान लेंगे और इसके टाइम को T1 मान लेंगे, T1 मान लेंगे। उसी प्रकार से फिर कह रहा है कि 3 वर्ष में 1112 हो जा रहा है, इस अमाउंट को A2 मान लेंगे और इसके टाइम को T2 मान लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे P निकाल लेंगे, यानी मूलधन निकाल लेंगे। तो मूलधन निकालने के लिए यहाँ देख रहे होंगे फॉर्मूला लिखा हुआ है A2T1 माइनस A1T2। A2T1 यानी इसमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद माइनस करना A1T2, A1T2, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर देना है। इसके बाद बट्टा में देख रहे हैं T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। इसको आप लोग सोल्व करिएगा तो 800 जो है मूलधन आ जाएगा। मूलधन जब आ जाएगा तो इस फॉर्मूला को हम लोग बैठाएंगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बटा 100, और एस आई की जगह पर ए माइनस पी कर देंगे। इन दोनों अमाउंट में से किसी अमाउंट को ले लीजिएगा और इसको सोल्व करेंगे तो आर जो है यानी ब्याज की दर जो है 13% आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 13% हो जाएगा, तीसरा विकल्प। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित 10 संख्याओं की माध्यिका होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाते हैं और कुल हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 10 संख्या है। 10 जो है सम संख्या होती है। तो सम संख्या की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से सेम ले लेते हैं। 10 है तो 1 2 3 4, 4 इधर से ले लेंगे, 4 इधर से, 1 2 3 4 और 4 इधर से, बच गया 24 प्लस 26। 24 प्लस 26 ये दोनों को जोड़कर और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो चौथा विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का वेतन पहले 25% बढ़ाया गया, तब कुछ प्रतिशत घटाकर उसके वेतन को पहले के वेतन के बराबर कर दिया गया। कितने प्रतिशत की कमी की गई? इस क्वेश्चन को यदि आंसर के बारे में बात किया जाए तो ऐसे दूसरा विकल्प हो जाएगा। अब इसके सोल्व को देखते हैं। पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की गई। सबसे पहले 25% बढ़ाया गया, तो पूर्व की सैलरी को 100 मान लेंगे। जब 25% बढ़ोतरी की गई तो 100 प्लस 25 यानी 125 हो गया। माना कि वेतन में x% की कमी की गई, इसको मानना पड़ेगा कि x% की कमी की गई। अब यहाँ पे बढ़ाने के बाद जो है 125 था, यानी 125 माइनस 125 का x% की कमी की गई तो 100 के बराबर यानी पूर्व सैलरी की बराबर आ गई। यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू 20 आ जाएगा और हम लोग 20 माने x माने थे, x% की कमी की गई और यहाँ यही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की गई। तो x का वैल्यू 20 आ गया, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो दूसरा विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, ए बी तथा सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम एवं बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम है तब बी का वजन है। देखिए, ए बी सी का औसत भार दिया हुआ है 45 किलोग्राम। यदि इसका कुल वजन निकालना होगा तो तीन लोगों का औसत भार है, तो औसत भार में 3 से गुना करेंगे तो तीनों व्यक्तियों का कुल वजन आ जाएगा। इसके बाद ए और बी का औसत भार दिया हुआ है 40, तो 40 में 2 से गुना करेंगे तो 80 किलो, यानी ए और बी का वजन आ जाएगा कुल वजन। फिर बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम। बी और सी का कुल वजन निकालना होगा तो यहाँ भी 2 लोग हैं, 2 से गुना करेंगे 86 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी है और यहाँ बी और सी है। बी यहाँ पे कॉमन आ जा रहा है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे ये तीनों का वजन को, तो मेरा बी का वजन आ जाएगा। यानी 31 किलोग्राम जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि छोटी संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:5 हो जाती है। बड़ी संख्या है तो अनुपात में x मान लेंगे कि अनुपात में x शामिल है, तो 7:4 है, 7:4 है, यानी 7x/4x हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि छोटी संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, यहाँ पे 12 जोड़ दीजिएगा तो अनुपात जो है 7:5 हो जा रहा है, 7:5। इसको सोल्व करिएगा तो x=12, यानी बड़ी संख्या जो है 7x है, तो 7 × 12 यानी 84 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 12 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी थी। 3 वर्ष के बाद पिता और उसके पुत्र के उम्रों का अनुपात 5:3 है, 3 हो जाती है तो पुत्र की वर्तमान आयु। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि 12 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी थी। तो 12 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु x मान लेंगे, तो पिता की आयु दुगनी थी तो 2x वर्ष होगी, 2x वर्ष होगी। इसके बाद वर्तमान में निकालने के लिए 12 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 12 वर्ष पूर्व x था। इसी प्रकार से पिता के भी वर्तमान आयु निकालने के लिए 12 ऐड करना होगा। इसके बाद कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद
यानी 3-3 वर्ष दोनों में जोड़ेंगे, यानी 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु x+15 हो जाएगा और 3 वर्ष के बाद पिता की आयु 2x+15। यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद पिता और उसके पुत्र की उम्रों का अनुपात 5:3 हो जा रहा है। यानी ये जो आया 3 वर्ष के बाद पिता और पुत्र का उम्र, तो पिता और उसके पुत्र की उम्रों का अनुपात 5:3। इसको अनुपात के रूप में लिख देंगे, सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू जो आया 30 आया, 30 आया। और x जो हम लोग माने थे वो 12 वर्ष पूर्व का माने थे, 12 वर्ष पूर्व का माने थे। अगर इसमें 12 को हम लोग ऐड करेंगे तो वर्तमान का उम्र आ जाएगा। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प हो जाएगा। वीडियो को यदि नहीं समझे होंगे तो वीडियो को रोककर अच्छी तरह से इसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 2 अंकों की संख्या 30 से कम है, 2 अंकों वाली संख्या वो 30 से कम है, इसके अंकों का योग 10 और अंतर 6 है। तो 2 अंकों वाली संख्या, एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए। अंकों का योग 10 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। अंकों का अंतर 6 है यानी x माइनस वाई इक्वल टू 6। इसको सोल्व करिएगा तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। अब किसको इकाई स्थान पे रखना है, किसको दहाई स्थान पे रखना है, ये ध्यान दीजिएगा कि संख्या जो बनना चाहिए वो 30 से कम होनी चाहिए। इस प्रकार से 28 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी y को दहाई के स्थान पर रख दिए और x को इकाई के स्थान पर रख दिए। तो दहाई के स्थान पर 2 रखे हैं तो इसको 10 से गुना करेंगे, प्लस इकाई के स्थान पर 8 रखे हैं तो इसको 1 से गुना करेंगे। इस प्रकार से 28 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।